नमस्कार विद्यार्थियों। राजनीतिक विज्ञान कक्षा 12 की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हमने मूल अधिकारों के बारे में पढ़ा कि भारतीय संविधान में किन किन मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। आज हम भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल अधिकारों के मूल्यांकन करेंगे। इनकी आलोचना वे महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों की आलोचना निम्नलिखित आधारों पर की जाती है। भारतीय संविधान के जब मूल अधिकारों के बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि उनके ऊपर अत्यधिक प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। जो भारतीय संविधान द्वारा जो मूल अधिकार हमारे ऊपर हमें प्रदान किए गए हैं उन पर बहुत ही ज़्यादा प्रतिबंध लगाए हुए हैं। जैसे हम अनुच्छेद 19 की बात करते हैं, जिसके अंदर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसके अंदर व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, लेकिन इन पर बहुत सारी प्रतिबंध है। जैसे कि आप जब बोलते हो तो सामने वाले व्यक्ति की गरिमा पर चोट नहीं लगनी चाहिए, राष्ट्र की अखंडता एकता को बनाए रखना चाहिए, राष्ट्र विरोधी आप किसी प्रकार की बात नहीं कर सकते हो। तो इस प्रकार से इस अधिकारों पर बहुत सारे प्रतिबंध होने के कारण ऐसा कहा जाता है कि भारतीय संविधान के अंदर जो मूल अधिकार है वो एक हाथ से दिए गए हैं, एक हाथ से दिए गए हैं और दूसरे हाथ से वापस ले लिए गए, दूसरे हाथ से वापस ले लिए गए हैं। दूसरी आलोचना जब हम देखते हैं तो आता है निवारक नज़रबंदी कानून। मूल अधिकारों के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में इसका वर्णन आता है स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर। सामान्य काल की जो परिस्थितियां हैं उनके अंदर जो मूल अधिकार है उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। अगर हम आपातकाल की बात करते हैं तो उन पर किसी न प्रकार का स्थगन लागू होता है तो वो न्यायोचित कहा जा सकता है। फिर भी अगर शांतिकाल के अंदर ही उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो वो संविधान में उल्लिखित मूल अधिकारों का नागरिकों के प्रति न्यायिक रूप या नागरिकों के प्रति न्याय प्रदान नहीं करता है। सामान्य काल के अंदर जो निवारक नज़रबंदी कानून बनाया हुआ है उस कानून के द्वारा किसी भी व्यक्ति को कभी भी बिना कारण बताए गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इस निवारक नज़रबंदी कानून के बारे में विष्णु कामत जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने कहा था कि इस व्यवस्था द्वारा हमें तानाशाही राज्य की और पुलिस राज्य की स्थापना कर रहे हैं। हरिविष्णु कामत ने क्या कहा कि इस व्यवस्था मतलब निवारक नज़रबंदी कानून, इस व्यवस्था द्वारा हम तानाशाही राज्य की और पुलिस राज्य की स्थापना कर रहे हैं। तानाशाही राज्य किस प्रकार का राज्य? तानाशाही राज्य की और पुलिस राज्य की स्थापना कर रहे हैं। ये किसने कहा? संविधान सभा के सदस्य हरिविष्णु कामत ने। अगली आलोचना के बारे में हम देखते हैं तो व्यवस्थापिका द्वारा संशोधन। जो मूल अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं संविधान द्वारा, इनके अंदर भारत की जो व्यवस्थापिका है, संसद है, वह इसमें संशोधन कर सकती है। इसका मतलब संसद कानून द्वारा या संशोधन द्वारा इनको कम कर सकती है, इनमें कटौती कर सकती है। इसका मतलब ये स्थायी नहीं है, अस्थायी है, ये स्थायी नहीं है। हमने संविधान के अंदर उल्लेखित मूल अधिकारों का जब अध्ययन किया
तो देखा था कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है उसको समाप्त करके एक कानूनी अधिकार बना दिया। इसका मतलब कि मूल अधिकारों में से एक मूल अधिकार समाप्त कर दिया गया था। इसका मतलब संसद है वे मूल अधिकारों को कम कर सकती है, इस प्रकार यह स्थायी नहीं है। आगे देखते हैं तो प्रतिबंध जो लगाए गए हैं संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण के समय मूल अधिकारों पर, उनका प्रयोग गलत हुआ है। इनका प्रयोग गलत हुआ है। सरकार ने इन प्रतिबंधों का गलत प्रयोग किया है। जो प्रतिबंध लगाए गए वो प्रतिबंध लगाने के जो कारण थे उन कारण के आधार पर प्रतिबंध न लगा के सरकार ने जो राजनीतिक विरोधी थे, राजनीतिक विरोधी, उनके आवाज़ को दबाने के लिए इनका प्रयोग किया है। तो इनका प्रयोग भी गलत हुआ है। तो प्रतिबंधों का गलत प्रयोग हुआ है। अगली जो व्यवस्था देखते हैं, आलोचना देखते हैं। अगली आलोचना के अंदर SC ST अल्पसंख्यक वर्गों के विशेष संरक्षण का प्रयोग वोटों की राजनीति में, यानी कि जो मूल अधिकार भारतीय संविधान में उल्लेखित किए गए हैं उनके अंदर SC वर्ग, ST वर्ग और अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था की गई है। संरक्षण के अंदर विशेष जो आरक्षण की व्यवस्था जो की गई है उनका प्रयोग भी राजनीति में सरकार ने गलत करके इनका प्रयोग वोटों की राजनीति के लिए किया है। आगे की जो हम आलोचना देखते हैं वे है न्यायिक प्रक्रिया लंबी व जटिल है। भारतीय संविधान के अंदर जो न्यायिक प्रक्रिया है वे लंबी व जटिल है, क्योंकि जब मूल अधिकारों के अंदर हमने देखा तो अनुच्छेद 32 के अंदर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया हुआ था, जिसके तहत मूल अधिकारों की सुरक्षा प्रदान की गई। यानी कि जब मूल अधिकारों का हनन होता था नागरिक का तो वे संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के तहत न्यायालय के अंदर शरण ले सकता था। लेकिन न्यायालय की जो प्रक्रिया है वे बहुत ही लंबी है, जटिल है, वे खर्चीली है, जिसके कारण व्यक्ति को न्याय प्राप्त नहीं हो पाता है, मूल अधिकारों का सही रूप से यूज नहीं होता है। तो इस प्रकार से इस मूल अधिकारों की आलोचना की जा सकती है। तो 6 प्रकार की आपने आलोचनाएं देखी। अत्यधिक प्रतिबंध, निवारक नज़रबंदी कानून, व्यवस्थापिका द्वारा संशोधन, प्रतिबंधों का गलत प्रयोग, SC ST अल्पसंख्यक वर्गों के विशेष संरक्षण का प्रयोग वोटों की राजनीति में, न्यायिक प्रक्रिया लंबी, जटिल व खर्चीली। इतनी आलोचनाओं के बाद जो ये आलोचना की गई, इन आलोचनाओं के बाद भी भारतीय संविधान के अंदर इनके महत्व को कम नहीं किया जा सकता, कम नहीं समझा जा सकता। इतने जो आलोचना की है उन आलोचनाओं के बाद भी, प्रतिबंधों के बाद भी अगर हम इनके महत्व की बात देखते हैं तो हम देखते हैं कि राष्ट्र की जो सुरक्षा है, यानी देश की जो सुरक्षा है वे व्यक्ति की सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है, मूल्यवान है। इसलिए राष्ट्र को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मूल अधिकारों पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाते हैं या उन पर उनका स्थगन करते हैं तो वे कानूनी रूप से सही माना जाएगा, क्योंकि राष्ट्र को सुरक्षित रखना ज़्यादा ज़रूरी है व्यक्ति की सुरक्षा से। और जो मूल अधिकारों के ऊपर जो अतिक्रमण हो रहा है सरकार द्वारा, कभी उनके ऊपर जो कानून बना के रोक लगाई जाती है वह भी परिस्थितियों है, वे कम समय के लिए है, अल्पकालिक ही है, अधिक समय तक वे नहीं होती है। मूल अधिकारों के बाद में अब हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परिचय को देखेंगे, इसके बाद में हम एक एक मूल नीति निर्देशक तत्वों के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व है वे भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। भारतीय संविधान की विशेषताओं के अंदर हमने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ा था कि ये भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है।
जो नीति निर्देशक तत्व है ये भारतीय संविधान सभा के जो सदस्य थे इन्होंने आयरलैंड के संविधान से इन्हें भारतीय संविधान में अपनाया। किस देश से? आयरलैंड के संविधान से। संविधान निर्माताओं द्वारा जब भारतीय संविधान में इनका वर्णन किया गया कि ये किस लिए भारतीय संविधान में लिखे जा रहे हैं, तो जो भविष्य में जो बाद में जो सरकारें बनेगी भारत के अंदर या राज्यों के अंदर बनने वाली जो सरकारें उनके पथ प्रदर्शक, यानी जब वे नियम कानून कायदे बनाएगी तो वो किस प्रकार के नियम कानून कायदे बनाए, उनके लिए पथ या रास्ता दिखाने वाले कानूनों के रूप में, नियमों के रूप में इनका वर्णन किया था। तो संविधान निर्माताओं द्वारा भविष्य में बनने वाली सरकारों के पथ प्रदर्शक के रूप में इनको संविधान के अंदर रखा था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में एक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इनका उद्देश्य जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। अगर प्रश्न आ जाए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है, तो क्या है? जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व है वे राज्य की जो कार्यपालिका है, सरकार की जो कार्यपालिका है और जो व्यवस्थापिका है उनके सामने, उनके समक्ष एक आचार संहिता के रूप में है। यानी कि वो किस प्रकार का आचरण करे, कार्यपालिका किस प्रकार का आचरण करे और व्यवस्थापिका किस प्रकार का आचरण करे, उनके सामने जो नीति निर्देशक तत्व है उनके अनुसार उनको आचरण करना चाहिए। भारतीय संविधान के अंदर जब हम अध्ययन करते हैं तो नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भाग 4 में हम देखते हैं और उस भाग 4 में अनुच्छेद जो 37 है, अनुच्छेद 37 कहता है कि ये भाग, जिस भाग के अंदर राज्य की नीति निर्देशक तत्व है वो भाग कौन सा है? 4 है। तो इस भाग में यानी राज्य की नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी राज्य का नीति निर्देशक तत्व के आधार पर अगर कोई सरकार कोई नियम, विधि, कानून नहीं बनाती है तो ज़रूरी नहीं है कि कोई भी नागरिक है वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर ये दावा कर सके कि सरकार ने इस नीति निर्देशक तत्व के आधार पर नियम कानून नहीं बनाया है, इसलिए यह न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। न्यायालय द्वारा इसके आधार पर सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता है। और हमने देखा था कि जो मौलिक अधिकार है वह वाद योग्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य है, अनिवार्य नहीं है। ये विधि निर्माण यानी कानून का जब निर्माण करेगी सरकार तो इन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रयोग करना राज्य का एक कर्तव्य होगा, न कि यह अनिवार्य है। इस कर्तव्य मतलब इस प्रकार से कानून बनाने हैं, इस प्रकार की व्यवस्था राज्य को करनी चाहिए। भारतीय संविधान का भाग जो 4 है इसमें अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना, अगर कोई भी सरकार ये चाहती है कि उसके राज्य में लोक कल्याणकारी व्यवस्था बनी रहे तो इस प्रकार की कल्पना को साकार करने के रूप में तथा समता पर आधारित समाज का निर्माण, समता मतलब समानता, सब में समानता स्थापित हो, उस पर आधारित समाज की स्थापना करने में विकास हेतु सभी को समान अवसर, विकास हेतु सभी को समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अगर प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान के अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किस उद्देश्य से किया गया है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस उद्देश्य से
किया गया है? तो उत्तर होगा लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना को साकार करने के लिए, समता पर आधारित समाज का निर्माण करने के लिए तथा विकास हेतु सभी को समान अवसर प्रदान करने के लिए संविधान के अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के उल्लेख किया गया है। जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, इन नीति निर्देशक तत्वों में नागरिकों की शिक्षा, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में किन किन बातों की चर्चा की गई है, तो हम देखते हैं इसके अंदर राज्य की नागरिकों की शिक्षा, यानी राज्य के जो नागरिक है उनकी शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, सामाजिक समता, राज्य के लिए अनुसरणीय नीतिक विश्लेषण से संबंधित है। तो इन बातों का इनके अंदर हमें उल्लेख देखने को मिलेगा। नागरिकों को शिक्षा कैसे प्रदान करनी है, उनका स्वास्थ्य कैसे अच्छा बनाए रखना है, सामाजिक समता कैसे, समानता किस प्रकार से स्थापित करनी है और राज्य किस प्रकार की नीति का अनुसरण करे। आगे जब हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे तो ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक विस्तृत रूप से उल्लिखित है। तो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम इनको 4 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? 4 भागों में। तो 4 भाग बांटेंगे। वो उनमें पहला होगा आर्थिक सुरक्षा संबंधी जो नीति निर्देशक तत्व है, सके तत्व है। तो आर्थिक सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व, सामाजिक सुरक्षा व शिक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व, पंचायती राज, प्राचीन स्मारक एवं न्याय संबंधी नीति निर्देशक तत्व, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व। आगे की कक्षा में इन सभी 4 वर्गों के अंदर कौन कौन से नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान में देखने को मिलता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार।